नमस्कार। एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का विषय होने वाला है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन एवं विकास। तो इस चैप्टर में मैं आपको कुछ आंसर बताने वाला हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इस चैप्टर की अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला अंतर होगा, तालाबंदी नियोजक द्वारा की जाती है और हड़ताल श्रमिकों एवं कामगारों द्वारा की जाती है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, हड़ताल की सूचना कामगारों या श्रमिकों द्वारा नियोजक को दी जाती है, जबकि तालाबंदी की सूचना श्रमिक व कामगारों को या निर्धारित अधिकारी द्वारा दी जाती है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा है, हड़ताल के पीछे कोई संयुक्त उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य होता है, जबकि तालाबंदी नियोजक अपनी मांगों को पूरा करने के लिए करता है। तो ये अपने इसमें डिफरेंस हो गए, 3 बताए हैं मैंने आपको। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे, असंगठित क्षेत्र में मुख्य स्वनियोजित श्रमिकों, वेतनभोगी मजदूरों और संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है जो संगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2018 की अनुसूची में उल्लेखित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित किसी अधिनियम के तहत नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति एक स्थायी रूप से कार्य नहीं करता है, मतलब अस्थायी रूप से कार्य करता है। जैसे कि मजदूर हुआ, प्राइवेट काम हुआ, जॉब हुई, है ना, तो वो आ जाता है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी चीज़ें आ जाती हैं जो परमानेंटली स्थायी रहती हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी हुआ और जैसे और भी ऐसे कार्य हुए जो कि एक स्थायी होते हैं। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको ये बता दिया सिंपल सा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं हैं, पहला, असंगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइवेट की बात की जा रही है। और दूसरा है, यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता। तीसरा, असंगठित क्षेत्र में काम के घंटे प्राय अनियमित होते हैं, मतलब कि कोई नियम कानून नहीं होता है, बल्कि सरकारी में नियम कानून होता है जो कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। असंगठित क्षेत्र के अंदर आता है प्राइवेट काम। ठीक है, जो मैं बताता हूँ, इसमें कार्य अधिक करना होता है और पैसा कम मिलता है। और अगला इसमें बताया गया है विशेषता है ये, कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी विशेषताएं। उसके बाद देखिए प्रश्न है, विनिवेश की प्रक्रिया बताइए। तो देखिए क्या कहलाता है। विनिवेश प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक या वित्तीय खरीदारों को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की बिक्री के माध्यम से या सीधे खरीदारों को शेयर की बिक्री के माध्यम से किया जाता है। 5वां है, उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। पहला है, कृषि क्षेत्र में उदारीकरण से बाजार का विस्तार हुआ है। उत्पादों को आकर्षण मूल्य तथा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर कृषि वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ हुई। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन में विभिन्नता आई। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विदेशों से उच्च तकनीक प्राप्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। तीसरा, उदारीकरण के कारण सॉफ्टवेयर सेवा, पर्यटन सेवा, चिकित्सा सेवा इत्यादि क्षेत्र में विकास हुआ। ठीक है, तो इतने सारे विकास हुए हैं उदारीकरण के कारण। अब
हम जान तो रहे हैं उदारीकरण के बारे में, लेकिन हमें पता नहीं है उदारीकरण होता क्या है। चलिए तो वो जानते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, वही प्रश्न है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो उदारीकरण से आशय उस नीति से है जिसके अंतर्गत निजी कंपनियां विशेष रूप से विदेशी फार्मों को उन क्षेत्रों में निवेश करने को प्रोत्साहित किया जाता है जो सरकार के लिए आरक्षित है। ठीक, उदारीकरण को हम सीधी भाषा में समझें, विदेशी कंपनियों का स्थापन हो जाना अपने वाले देश में जहाँ पर हम निवास करते हैं, तो वह कहलाता है उदारीकरण। ठीक है, तो यहाँ से जो उदारीकरण है उसके कारण जो है कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा और उत्पाद में वृद्धि, है ना, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट जो भी हम बना रहे हैं उसमें वृद्धि होती है। तो इससे कहीं ना कहीं समाज में आर्थिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। पहला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग। दूसरा, नवीन मूल्यों का विकास। तीसरा, बड़े पैमाने पर उत्पादन। ये हो गया। उसके बाद 8वां प्रश्न, उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम लिखिए। पहला, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये नाम दिए हैं उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं संघ बनाए गए हैं एक, जिसमें जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बनाती है। तीसरा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब हम जानने वाले हैं लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट जितने थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो लघु उत्तरीय आप देख लीजिए यहाँ से 1 से लेकर 8, फिर उसको मैं आपको उत्तर बताता हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न था, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया। पहला, उदारीकरण के कारण भारतीय बाजारों तथा दुकानों में विदेशी सामान बड़ी सहजता से मिलने लगे। इसके कारण कुछ श्रमिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। ठीक है। दूसरा, बहुत सारी भारतीय कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, किंतु इसके साथ ही बहुत सारी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में भी उभरी। उदाहरण के तौर पर पार्ले पेय को कोका कोला ने खरीद लिया। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो विदेशी कंपनियां भी फैल हुई, तो उनको जो है कुछ भारतीय कंपनियों में भी उनको खरीद लिया। तीसरा, उदारीकरण का दूसरा क्षेत्र खुदरा व्यापार का क्षेत्र है। बड़ी विदेशी कंपनियां तथा व्यापारियों के भारत में आने से भारत के छोटे व्यापारी दुकानदार जैसे हस्तकला विक्रेता आदि अपना रोजगार खो बैठे अथवा उनका छोटा व्यापार इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसका कारण बड़े मॉल, शोरूम, रिलायंस, कहीं ना कहीं भारतीय के जीवन में भी कई सारे यहाँ पर बदलाव हुए, जैसे कि उनकी आर्थिक स्थिति में जो व्यक्ति हाथ से बनाया करता था, हाथ से बना करके बेचा करता था, तो उनको अपने व्यापार से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, समाज में लोग किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है। समाज में काम करने के कई तरीके होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति कार्य को स्वयं करता था, दूसरों के माध्यम से करवाता है। जैसे कि किसी उद्योग में प्रबंधक का मुख्य कार्य फैक्ट्रियों में कार्यरत भिन्न भिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना और उनसे अधिक से अधिक काम लेना होता है। काम करने की प्रमुख विधि, पहली विधि, इसमें यहाँ काम करने के घंटे बढ़ाए जाते हैं। दूसरी विधि, यहाँ की कार्य के निश्चित घंटों में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाए। उत्पादन बढ़ाने में मशीन मददगार होती हैं, लेकिन यह कर्मचारियों के हित में नहीं है। ठीक है, तो काम करने के कई तरीके होते हैं जो मशीन द्वारा भी किए जाते हैं और लोगों द्वारा भी किए जाते हैं। और फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, कर्मचारियों पर विनिवेश के प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो पहला इसका देखिए प्रभाव क्या पड़ा। सरकार भी उदारीकरण से कदम मिलाने की होड़ भी
निवेश की नीति पर उतर आई। सरकार ने अपनी कई सार्वजनिक कंपनियां बेच दी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपने हिस्से के शेयर बेचने की सोच रही है। अपने हिस्से के शेयर बेचने की इस प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। ठीक है, तो सरकार के जो शेयर है, जो उत्पाद है, जो उनकी कंपनियां हैं, वह बेचती है अदर कंपनियों को, फिर वह उसका व्यक्ति खरीद लेता है या कोई कंपनी खरीद लेती है, तो वह कहलाता है विनिवेश। ये हमने दोबारा जाना विनिवेश के बारे में। अगर किसी को डाउट होगा तो आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए, सरकार के इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भयभीत हैं। सरकार ने मॉडर्न फूड की स्थापना लोगों को सस्ती दरों पर प्राप्त करने के लिए की थी। इस कंपनी को निजीकरण करने के कारण इस कंपनी से 60% कर्मचारियों को बलपूर्वक पद मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगला प्रश्न जानते हैं। औद्योगिक समाज के बिंदुओं को लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने बताया गया है, लेकिन इसमें मैंने पूरा वर्णन नहीं किया है, तो इसका आपको देखना होगा किताब से। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, औद्योगिक क्षेत्र में यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। यंत्रों यानी मशीनों का स्थान है। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ जिससे कि आप लिख पाएँ इन चारों पॉइंटों के बारे में। औद्योगिक मतलब कि औद्योगिक एक व्यापार टाइप का है जिसमें यंत्रों यानी मशीनों का प्रयोग किया गया है। मशीनों का प्रयोग के माध्यम से कम टाइम में ज़्यादा उत्पाद का बन जाना है, जिससे कि व्यक्ति को जल्दी से वह वस्तु उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन स्थान है यंत्रों का यानी मशीनों का। दूसरा, नगरीकरण क्षेत्र में। तो नगरीय क्षेत्र में ऐसे है क्योंकि नगरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है उत्पाद की, तो वहाँ पर अत्यधिक कहीं ना कहीं नगर के आसपास स्थापित होती हैं कंपनियाँ जो उत्पाद बनाया करती हैं। तीसरा है श्रम विभाजन, अलग अलग काम करने वाले व्यक्ति। मतलब कि अलग अलग उसमें विभाजन है, बटे हुए हैं, जिनके काम करने के तरीके अलग हैं। शिल्पकार अलग होता है, जूता चप्पल पॉलिश करने का अलग होता है, और किसान अलग होता है। मतलब अलग अलग कार्य के हिसाब से वह श्रम विभाजन मतलब उनमें बटा हुआ है श्रम के आधार पर, है ना, उनके कार्य के आधार पर व्यक्ति में विभाजन हो जाना। फिर चौथा है नौकर तथा मालिकों में निकटता। समाज में विकास होते ही नौकर तथा मालिकों में भी निकटता आने लगी, मतलब अच्छे संबंध स्थापित होने लगे। तो ऐसे आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको हेडिंगें बता दी हैं। आप समझ चुके होंगे तो आप आसानी से लिख लोगे, तो आपका लघु जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। 80 से 100 शब्दों में तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आता है बोर्ड में। फिर उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है, भारत में औद्योगिकरण की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो विकसित एवं विकासशील देशों में एक बड़ा अंतर नियमित वेतनभोगी कार्यरत लोगों की संख्या का होना है। विकसित देशों में औपचारिक रूप से कार्य करने वाले लोग बहुसंख्यक हैं। भारत में 50% से अधिक लोग रोजगार करते हैं। मात्र 14% लोग नियमित वेतनभोगी रोजगार में हैं, जबकि 30% अनियमित मजदूर हैं। अर्थशास्त्रियों ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के माध्यम से अंतर स्थापित किया है। सरकारी रूप से इन क्षेत्रों का पंजीकरण होना चाहिए, जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उपभोक्ता वेतन, मजदूरी, पेंशन और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें। भारत में 90% से अधिक कार्य असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। मतलब कि प्राइवेट काम होते हैं, उनमें सुविधा वगैरह नहीं होती हैं, पेंशन की या अन्य सारी चीज़ें, तो वो चीज़ नहीं होती हैं। तो कुछ समाजशास्त्रियों का ये कहना है कि ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि सरकारी नौकरी में होती है, पेंशन मिलने लगती है। अगर आप कार्य करने योग्य नहीं है तो फिर आपको उसके लिए अलग से वेतन मिलने लगता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है 90% जो है कार्य असंगठित क्षेत्र में हो रहा है भारत में, तो यहाँ पर हमने पढ़ा। अब उसके बाद देखिए प्रश्न अगला आता है, भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण ने किस प्रकार
से भारतीय उद्योगों को परिवर्तित किया। 1991 से पहले भारत में मिश्रित लागू थी। इसके तहत सरकार ने अधिक आय वाले क्षेत्र अपने पास तथा कम आय आने वाले क्षेत्र निजी क्षेत्र को सौंप दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 1991 के बाद, अभी ये हमने इसके पहले जाना, अब इसके बाद देखिए 1991 के बाद सरकार की आर्थिक नीति में परिवर्तन आया। अब सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाना शुरू कर दिया तथा इसके अंतर्गत निजी कंपनियां जो विदेशी कंपनी की सरकार के लिए आरक्षित थीं, जैसे दूरसंचार, वायु परिवहन तथा ऊर्जा, इन क्षेत्रों में विदेशी कंपनियां काफ़ी रुचि दिखाई तथा सरकार ने इन कंपनियों को लाइसेंस को मुक्त कर दिया। अब भारतीय दुकानों पर माल आसानी से उपलब्ध होने लगा तथा भारतीय माल उपयोग के माध्यम से अपनी गुणवत्ता और कीमत के कारण बाजार में स्थिर न रख सका। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 1991 से भारत में मिश्रित लागू हुई, मतलब कि जो सरकार है उसने कंपनियों को एक निजी क्षेत्र में दे दिया, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया, तो उसने अपने हिसाब से कार्य किया। तो फिर कई सारी आर्थिक नीति में, मतलब आर्थिक रूप से परिवर्तन हुए समाज में। ठीक है, तो जैसे कि विदेशी कंपनियां उन्होंने भी रुचि दिखाई, जैसे दूरसंचार, वायु परिवहन, इन सभी क्षेत्रों में अपनी रुचि दिखाई। तो सरकार ने ही इनके लाइसेंस को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, मतलब फ्री कर दिया कि आप ये काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सरकारी योजनाओं का क्रमबद्ध रूप से उपयोगी क्रियात्मक रूप से पालन करना तथा इसी योजना के अनुसार उद्योगों के विकास कार्यों को किया जाता है। सरकार के माध्यम से प्रत्येक 5 वर्ष के लिए योजना तैयार की जाती है, जिसमें औद्योगिकरण के विकास जिसमें निश्चित नियम तथा क्षेत्र तय किए जाते हैं तथा इस निश्चित अवधि में औद्योगिकरण के विकास के कार्य किए जाते हैं तथा योजना के अनुसार इन क्षेत्रों पर व्यय तथा श्रम निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो इस योजना का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है औद्योगिकरण में। इससे सबसे पहले तो प्राइस तय किया जाता है, दूसरा इसमें किया जाता है, मतलब ये 5 वर्ष में एक योजना तैयार की जाती है, 5-5 वर्ष में। ठीक है, तो जिसमें उत्पाद देखा जाता है, उसकी कीमत देखी जाती है कि इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए। जैसे मार्केट में टमाटर की कीमत कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो उसका प्रभाव आपको इसी के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि उत्पाद कम होगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उत्पाद अगर ज़्यादा होगा तो उसकी कीमत उसी के हिसाब से निश्चित की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं। फिर अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारणों को लिखिए। पहला, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापार करना। दूसरा, उद्योग या नौकरी प्राप्त करना। तीसरा, समाज में रहकर अपने परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास। चौथा, स्वयं रोजगार तथा स्वयं निर्माण के माध्यम से समाज में आर्थिक क्षेत्र मजबूत किया। पांचवा, औद्योगिकरण ने काम करने के तरीके को बदल दिया, काम करने वाले मजदूर श्रमिक कहलाए जाने लगे। तकनीक प्रगति से उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक रूप से ये सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।